Hello and welcome back to UPSC अखाड़ा। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज ए फेडरल पॉलिटी और किसी भी एक फेडरल पॉलिटी के अंदर दो यूनिट्स होती हैं। पहला यूनियन है, बाकी स्टेट्स हैं। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या रिलेशन होगा एक फेडरेशन के अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। हमारा फेडरेशन ट्रू फेडरेशन नहीं है यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरह। हमारे फेडरेशन के अंदर कुछ टिल्ट है सेंटर की तरफ, पावर का। पावर एंड अथॉरिटी आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। इस क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के होने की वजह से कुछ टसल, कुछ इशू रहते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, और इन इश्यूज को आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ही आपको मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हमारी फेडरल पॉलिटी को क्वाजी फेडरल बना देते हैं। इन्हीं प्रोविजंस में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 352, जिसे आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल 356, जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा प्रोविजन 360 जो आर्टिकल है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट इज एसआर बोमई जजमेंट। यह जजमेंट आता है मार्च 1994 के अंदर, और आज अभी हम हैं मार्च 2024 के अंदर। तो लगभग 30 साल इस जजमेंट को हो गए हैं। और इस जजमेंट की वजह से ये जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, इसको लेके काफी सारे चेंजेस आए हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस लैंडमार्क जजमेंट, सोमप्पा रयप्पा बोमई जजमेंट, एसआर बोमई जजमेंट आप इसे कहते हैं। इससे पहले जो 356 का सिनेरियो था वो डिफरेंट था। इसके बाद जो 356 का सिनेरियो है वो टोटली चेंज हो गया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा क्या मेंशन है जिसे हमें देखना चाहिए आर्टिकल 356 के यूज या मिसयूज को समझने के लिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया की पॉलिटी फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, तो ये यूनिटरी बनाने वाले कौन से प्रोविजन है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, ये कहता है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन। अब देखिए, फेडरेशन के अंदर होना तो ये चाहिए कि यूनियन और स्टेट अपने अपने ऑटोनोमस रीजन में काम करेंगे, बट यहां यूनियन को अलग से ड्यूटी दी गई है, और वाइस वर्सा आप देखेंगे तो स्टेट्स के लिए ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। यूनियन को ड्यूटी दी गई है, और वो बता रखी है 355 आर्टिकल के अंदर कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से यूनियन स्टेट को बचाएगा। कहीं भी इंटरनल डिस्टरबेंस होती है या सिसेशनिस्ट कोई मूवमेंट चल रहा है, देश से टूटना चाहता है कोई राज्य, या एथनिक वायलेंस हो गया है, मणिपुर का केस है, पहले पंजाब में होता था, फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर यूनियन जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो तो भी यूनियन प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात इसके अंदर कर रखी है 355 के अंदर, वो ये बता रखा है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं, ये एंश्योर करना किसका काम है? 355 में यूनियन का। तो हमारे यहां जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें, ये काम किसका है ध्यान रखने का? यूनियन का। ध्यान रखने तक तो ठीक है, बट अगर ना करें तो क्या होगा? तो इसलिए हमारे पास अगला आर्टिकल है 356। सो 356 में ये बता रखा है दैट इफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब भी मैं बोलूं तो समझ जाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज वी हैव ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस देंगे, और एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, President is satisfied that the government of a state is not carried out in accordance with the provisions of the constitution,
तो प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 प्रोवाइड फॉर, वो हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट। बट बात यहां पे ये आती है कि ये गवर्नर की रिपोर्ट पे भी हो सकता है और अदरवाइज, कि किसी स्टेट के गवर्नर हैं, उन्होंने रिपोर्ट की यूनियन को, प्रेसिडेंट को, कि यहां इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ये मान लेंगे, वो सेटिस्फाई अगर हैं कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो अब हम 356 आर्टिकल यहां लागू कर देते हैं। इसमें क्या होता है वो हम देख लेंगे, पहले सिचुएशंस देख लेते हैं। उसके बाद अदरवाइज यहां लिखा है, इसका मतलब गवर्नर की रिपोर्ट के अलावा भी इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड देन प्रेसिडेंट कैन यूज आर्टिकल 356। ये हो गई एक बात। उसके अलावा ये 3 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है, आपको समझने चाहिए आर्टिकल 356 को अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए आर्टिकल 256 और 257, इन दोनों आर्टिकल का क्रक्स अगर देखेंगे आप, तो इनमें बता रखा है कि यूनियन स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है। डायरेक्शन कैसे? कि कोरोना फैल गया है, आप लॉकडाउन लगाओ, अपने एरिया के अंदर 144 लगाओ, या कोई भी तरह का डायरेक्शन, एपिडेमिक्स के टाइम डायरेक्शन है, या एक रेलवे है इंडियन रेलवे, तो रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शन दे सकता है, कम्युनिकेशन चैनल्स के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शन दे सकता है, या फॉर एग्जांपल कोई नया पार्लियामेंट का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग अपने लॉज को चेंज करना या उसके कंप्लायंस में काम करना। स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसको पार्लियामेंट के लॉज या एग्जिस्टिंग लॉज कंट्री के अंदर उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा स्टेट को, ऐसा यहां लिखा हुआ है। और वो काम नहीं करते हैं तो स्टेट डायरेक्शन दे सकता है। स्टेट कैन डायरेक्ट द स्टेट दैट यू शुड डू दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जांपल के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बट केरला ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन लाके उसको अपोज किया दैट इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। तो जब ऐसा होता है तो ये डायरेक्शन दिया जा सकता है यूनियन की तरफ से स्टेट को कि आप पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। हाउ एवर दैट रेजोल्यूशन डू नॉट हैव एनी लीगल फोर्स, बट फिर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ओवरऑल यहां से क्या निकल के आता है, दैट स्टेट कैन डायरेक्ट, द स्टेट कैन डायरेक्ट the union can direct the state government to comply with the laws made by the parliament and the executive power of the union। तो यहां भी आपको बिग ब्रदर वाली फीलिंग आ रही है, यहां भी लग रहा है कि प्रोटेक्ट करना है इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल अग्रेशन। यही ध्यान रखेंगे कि आप इनके अकॉर्डिंग काम करो। और आखिरी बात लिखी है इसके अंदर आर्टिकल 365 के अंदर, जिसमें यह बता रखा है कि अगर इन डायरेक्शंस को माना नहीं गया तो ये प्रेसिडेंट मान लेंगे कि यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, कि अब इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचा, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये मान लिया अगर प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद प्रेसिडेंट इन केसेस के अंदर भी 356 यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई सिचुएशन, जिन सिचुएशंस के अंदर 356 आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो यहां से आप मेन 2 बातें, एलिमेंट्री बात क्या समझे, कि यूनियन ये ध्यान रखेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। यूनियन इस काम के लिए डायरेक्शन दे सकता है, अगर डायरेक्शन नहीं माना तो प्रेसिडेंट अपने सेटिस्फेक्शन पे गवर्नर की रिपोर्ट पे आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। नाउ एज्यूम कि किसी स्टेट के अंदर ऐसा हो गया है और वहां प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है। अब इशुएंस के टाइम क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट रूल 356, इसे समझने के लिए इन 2 बातों के अंदर डिफरेंस को देख लीजिए ढंग से। सबसे पहला आप जानते हैं मोंटेस्क्वियन सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल सा मतलब यह है कि एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर्स नहीं होनी चाहिए। एक जो
ग्रुप ऑफ पर्सन हो चाहे कुछ भी हो, उनके पास टोटल पावर नहीं होनी चाहिए। दैट दिस पावर, दिस अथॉरिटी शुड बी स्प्रेडेड इन 3 ऑर्गन्स। और ये 3 ऑर्गन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हमारे इस केस के लिए, इस एपिसोड के लिए जुडिशरी को हम नहीं देखेंगे, हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। क्योंकि हमारे दोनों ही लेवल्स के ऊपर यूनियन हो चाहे स्टेट हो, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों ही लेवल के ऊपर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, पीएम, देन प्रेसिडेंट, और लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट की एग्जीक्यूटिव क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। इनकी लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी स्टेट में अगर हो बाइकैमरल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टेट ए है, इसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव पावर है, इसकी अपनी एक लेजिस्लेचर है। यूनियन की तो है ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट उस प्रोक्लेमेशन में ये कह सकते हैं कि अब जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की, वो पावर खुद एज्यूम कर लेंगे। दैट स्टेट प्रेसिडेंट इन द प्रोक्लेमेशन मे एज्यूम द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने पास एग्जीक्यूटिव पावर सारी ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है? मिनिस्ट्रीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो ये सारा काम जो मिनिस्टर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ये सारा काम कौन करेगा? अब प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा वो कह सकते हैं प्रोक्लेमेशन में। या वो ये कह सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ पे गवर्नर करेंगे, और गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के साथ में चल के पूरा गवर्नमेंट चलाएंगे। तो पहली बात तो ये हो सकती है प्रोक्लेमेशन में। दूसरा, प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, मतलब ये एमएलएज जो हैं, अगर बाइकैमरल है तो एमएलसी, एमएलएज जो हैं, ये एमएलएज का काम, जो असेंबली है उसका काम कौन करेगा? अब पार्लियामेंट। तो जो स्टेट के लिए लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। इसके अंदर यह बात ध्यान रखने की है कि हाईकोर्ट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट अपने पास एज्यूम नहीं कर सकते। इसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो 3 बातें हो गई। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर खुद के पास ले लेंगे, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट को दे सकते हैं, किसी भी प्रोविजन को सस्पेंड कर सकते हैं, हाई कोर्ट की पावर को नहीं ले सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। यह किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको क्या समझना है यहां? अब आपको यह देखना है कि आर्टिकल 356 का यूज या मिसयूज 1950 के बाद से अभी तक कितनी बार हुआ है और क्यों हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रोविजन है, इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट माइट हैव ए प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अगर 356 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, दुनिया के किसी भी ट्रू फेडरेशन के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपने एक फेडरेशन बनाया हुआ है और वो फेडरेशन कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अंदर यूनिटरी हो जाएगा। मतलब जो स्टेट्स हैं, जो ऑटोनॉमी है उनकी, जो उनकी अथॉरिटी है, जो ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो अचानक से पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा कि अब फेडरेशन से हम यूनिटरी बन गए। तो ऐसी आपको प्रोविजन और कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर ये प्रोविजन है। इसके पीछे उन्होंने पूरा डिटेल में रीजन बताया कि हमारी यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज द इंडिपेंडेंस केम एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। और कुछ रिलीजियस वायलेंस हो रहा है, कुछ हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको साथ में लेना, उनके इंटीग्रेशन की बात है, बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन है। इसकी वजह से हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह ये पूरा देश एक बना रहे। पहला चैलेंज तो हमारे सामने सबसे पहले ये था 1950 के बाद। तो इस वजह से एक प्रोविजन ऐसा रखना जरूरी है जिससे स्टेट और जो सेंटर यूनियन का रिलेशन है उसे किसी एक सिचुएशन के अंदर यूनिटरी बना दिया जाए। अब देखें आप, ये है यहां प्राइम मिनिस्टर और ये है टर्म्स एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल कितना लगाया, कितनी बार लगाया इनकी टर्म के अंदर? जवाहरलाल नेहरू 8 बार क्या लगा? प्रेसिडेंट रूल। अब यहां थोड़ी सी आप सोचेंगे
कि इनिशियली साइमल्टेनियस एक साथ इलेक्शन हुए, एक साथ इलेक्शन हुए हैं, तब यूनियन के अंदर भी कांग्रेस गवर्नमेंट है और सब स्टेट के अंदर भी कांग्रेस गवर्नमेंट है। फिर भी क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल का 8 बार यूज किया गया। इट मींस यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन तब भी खराब हो सकते हैं जब दोनों ही जगह एक जैसी पार्टी हो। इस रिलेशन खराब होने के पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं या कुछ और ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। बट यहां अगर देखें तो यहां एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आता है 1959 का। 1959 जो सेकंड जनरल इलेक्शन थे उसके अंदर एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई पूरी दुनिया के अंदर इज द ओनली पार्टी हु वॉन इलेक्शन बाय डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस। लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी दुनिया के भाग में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार केरला के अंदर चुनाव जीती थी। केरला के अंदर चुनाव जीत गई। अब यह बात कैसे हजम हो सेंटर को, जहां कांग्रेस सरकार है, बाकी स्टेट में भी कांग्रेस है, बट केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है। अब हुआ यह कि उनके गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को। मैंने भी बताया आपको 356 के अंदर, उससे पहले 355 कि गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेंगे कि स्टेट की गवर्नमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है। वो रिपोर्ट ना भेजेंगे तो भी अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। वो प्रेसिडेंट रूल लगते ही यूनिटरी सिस्टम हो गया, ना तो वहां कोई गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर भी सस्पेंड हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। अब गवर्नर ने यह बताया प्रेसिडेंट को कि साहब बात ऐसी है, यहां पे प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है, यहां मिसट्रस्ट हो गया है लोगों के अंदर गवर्नमेंट को लेके, यहां वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब हमें ऐसा लगता है कि एक बार से फ्रेश इलेक्शन करवाए जाने चाहिए टू एंश्योर दैट विल ऑफ द पीपल इज इन द कम्युनिस्ट पार्टी। कि लोग फिर से चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हो, ऐसा चेक करने के लिए हम वापस से इलेक्शन करवाएं और हम असेंबली को डिसॉल्व करके यहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज करेंगे। तो ये रीजन बता के यहां केरला के अंदर, और इसको आज तक भी मतलब इसकी क्रिटिसिज्म होता है कि इस तरह से यहां क्योंकि एक अलग पार्टी ने स्टेट के अंदर इलेक्शन जीत लिया तो आपने क्या किया, उस स्टेट की गवर्नमेंट को, उसकी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो फिर ये किस बात का फेडरेशन है जब ये इतना इजी है कि आपके पार्टी डिफरेंस हो रहे हैं, कुछ आपके इश्यूज हैं, कुछ आपकी जो पार्टी है जो यूनियन के अंदर है वो स्टेट के अंदर नहीं जीती तो आप उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दोगे। क्या आज के टाइम भी आप ऐसा देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? जब सेंटर के अंदर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है इस समय, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कि भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं रह सकती? क्या वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस नहीं रह सकती? क्या केरला के अंदर सीपीआई नहीं है? तो इस सिचुएशन में जो चेंज आया, जो आप अभी देख रहे हो, और जो मैंने आपको बताया कि केरला में ऐसा हुआ था, अभी आप और भी केसेस देखेंगे, ये जो चेंज आया है ये आता है 1994 के बाद में। यहां से इसके बाद से थोड़ा चेंज आता है, और वही हम देखने वाले हैं कि एसआर बोमई जजमेंट में ऐसा क्या बोला, ये चेंजेस आए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हुआ, फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम में तो बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया 35 ओकेजन्स के अंदर। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला हुआ, जो एपिसोड हुआ, वो 1977 के अंदर। 1977 के अंदर एज यू ऑल नो दैट कांग्रेस लोस्ट, और उसके बाद जीता कौन? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने और जनता पार्टी चुनाव जीत गई। अब जैसे ही जनता पार्टी जीती, जनता पार्टी ने जीतते ही 2 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी 9 स्टेट ओपोजिशन पार्टी रूल थे, उन सब के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी होम मिनिस्टर ने कि आप गवर्नर को बोले कि अब लोगों का, जनता का आप पे विश्वास नहीं रहा, इसलिए अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर दो। अब लॉजिक देखो, सेंटर के अंदर कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी जीत गई। इसका मतलब क्या यह निकलता है कि जिन जिन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस है उन सब स्टेट्स की असेंबली को डिसॉल्व कर दो। बट यही मतलब उस समय निकाला गया, 9 स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व किया गया जस्ट बिकॉज कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में हार गई।
इस बात को लेके 1978 के अंदर इसके अंदर एक राजस्थान भी था, तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की बात है ये, तो प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का जुडिशियल रिव्यू कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, कि हम यूनियन के डायरेक्शन नहीं मान रहे हैं, क्या हमने किया ऐसा? जस्ट बिकॉज हमारी जो पार्टी है वो पार्टी सेंटर के चुनाव में हार गई तो इसका मतलब हमें डिसोल्व कर दोगे? बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर कि ये सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से सोच रहे हैं, गवर्नर की रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, इसमें साइटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद जब इंदिरा गांधी 1980 में वापस कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, अगेन नो गवर्नमेंट को, नो स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिसमिस करके उनकी असेंबलीज को फिर से डिसोल्व कर दिया। सेम ये रीजन कि अब तुम हार गए। उसके बाद ये चलता रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो इसलिए इन सब बायस्ड और इररिलेवेंट इलॉजिकल बेसिस के ऊपर, मालाफाइड बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स की जो असेंबलीज उनको डिसोल्व किया गया बहुत बार। फिर राजीव गांधी साहब हैं, फिर वीपी सिंह है, उसके बाद चंद्रशेखर हैं। तो ये देखते रहिए इसमें ग्राफ में किस तरह से, यहाँ पे तो 35 बार लगा, उसके बाद 16, 4, 15, तो अभी तक अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 125 बार अभी तक अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, अब इस केस को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर के अंदर, उस समय कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जनता दल की सरकार है। देखिए 1992 1992 6 दिसंबर 1992, इस दिन क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर बीजेपी की सरकार है। तो जो बीजेपी की सरकार थी वो स्टेट्स ये थे, पहला यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है। और ये कहा गया कि इन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की जो मिनिस्ट्रीज हैं, इन मिनिस्ट्रीज ने कार सेवक जो कि डिमोलिशन में पार्टिसिपेट किए थे उनका स्वागत किया, दे वेलकम देम। तो सेंटर में कौन है? कांग्रेस। और यहां कौन है? बीजेपी। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म। और बीजेपी जो है, बीजेपी किसका सपोर्ट कर रही है? आरएसएस का, हिंदू वाहिनी का, बजरंग दल का, एबीवीपी का। इनके सपोर्ट से एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो बिलीव्स हैं उनको ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो इस काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि द स्टेट शुड नॉट इन्वॉल्व इन द रिलीजियस मैटर्स। तो ये जो काम है ये टोटल क्या है? अगेंस्ट सेकुलरिज्म है। और हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि दैट इफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट मान लेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है, वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। यूपी के जो सीएम थे उन्होंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था, बट फिर भी इनकी असेंबली को डिसोल्व कर दिया, यहां भी डिसोल्व कर दिया, ये भी डिसोल्व कर दिया, ये भी डिसोल्व कर दिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मामला आता है कर्नाटका का। कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं एस आर बोमई। एस आर बोमई है जनता दल से, और सेंटर में सरकार है कांग्रेस की।
एसआर बोमई के पास मेजोरिटी थी, कर्नाटका असेंबली के अंदर इनकी सरकार थी, बट इनकी पार्टी के कुछ 20 लेजिस्लेचर एमएलए ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि हमारा विश्वास नहीं है एसआर बोमई में, गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट अब जो कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उसके पास नहीं है, आप असेंबली को डिसोल्व कर दो। गवर्नर ने वो चिट्ठी देख के प्रेसिडेंट को लेटर लिख दिया कि आप यहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दो। उन 20 में से 7 लेजिस्लेचर ने बाद में दोबारा चिट्ठी लिखी कि हमारा साइन जबरदस्ती लिया गया है, हमारी जानकारी के बिना लिया गया है, ऐसे कुछ बताया कि हम इसमें शामिल नहीं है, कि इन 20 की जो बात है उसमें हम शामिल नहीं है, हम एसआर बोमई के साथ ही हैं। वो 7 लोग एसआर बोमई के साथ होने से ही एसआर बोमई की सरकार बच सकती थी। एसआर बोमई ने गवर्नर से कहा कि आप प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं कि यहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दो, उससे पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मेरे पास मेजोरिटी है या नहीं। आप मुझे अभी भी समय दो, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव कर दूंगा कि मेरे पास 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग है। बट गवर्नर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गवर्नर ने दूसरी रिपोर्ट किसको भेजी? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने सेटिस्फाई होके उस रिपोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। इस बात से परेशान होके, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल क्या है कि जिस भी मिनिस्ट्री के पास कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा है उसको आप रिमूव नहीं करोगे, और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी वो बनी हुई है तो उसको हटा दोगे। बट यहां तो उल्टा हो गया, एसआर बोमई चले गए किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और यही हमारा केस है, एसआर बोमई जजमेंट। इस जजमेंट के बाद काफी चीजें बदल गई। इस जजमेंट में ऐसा क्या कहा गया? सो लेट अस सी द एसआर बोमई जजमेंट, जो ये बातें कही गई। पहली बात, जो अभी आपने देखा कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जुडिशियली रिव्यू नहीं हो सकता, बट इसमें पहली लाइन ये कही, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और इसके पीछे रीजन बताया कि देखो आप क्या करोगे, मुझे पता है, कुछ आर्टिकल सामने रखोगे कि देखो ये आर्टिकल है, इसकी वजह से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने दोनों चीजें क्लियर कर दी। एक तो आर्टिकल 361, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये होता है, इन्हीं के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट होता है कि 361 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। तो प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट रूल लगा भी दिया 356 में तो वो आंसरेबल नहीं है। दूसरा 74 क्लोज 2 उसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दे दी वो इंक्वायरी नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में उसकी। तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट रूल की एडवाइस प्रेसिडेंट को दी, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस एडवाइस की इंक्वायरी तो हो ही नहीं सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रिलेवेंट मटेरियल है, जिस रिलेवेंट मटेरियल के बेसिस पे आपने एडवाइस दी, उस रिलेवेंट मटेरियल की स्क्रूटनी तो हम कर ही सकते ना। हमें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपने एडवाइस क्या दी, बट हम इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि आप उस एडवाइस तक पहुंचे कैसे। ऐसी क्या सिचुएशन आ गई, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए कि जिसके बाद आपने ये सोच लिया कि इस स्टेट के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने वोट दिया है, लोग अपने घर से गए हैं, इतना मशीनरी लगी है, इतनी कॉस्ट लगा है, पब्लिक एक्सचेकर पे इतना लोड आया है, ये सारा होने के बाद आपने क्या ऐसा सोचा कि प्रेसिडेंट रूल लगा के इस असेंबली को डिसमिस करते हैं और फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं। ऐसी बातें हम जानना चाहते हैं, इन सर्कमस्टेंसेस को, इस कॉन्टेक्स्ट को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अगर ये ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, गो हेड, और ये नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू होगा इसका। उसके बाद बर्डन लाइज ऑन द सेंटर, ये आपको प्रूव करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही थी। बिकॉज अगर छोटी मोटी कोई पेटी लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो गई, या सरकार के अंदर करप्शन निकल के आ गया, या गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कुछ, तो ऐसी सिचुएशन में आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड क्या बताए एसआर बोमई जजमेंट में? उन्होंने कहा कि सरकारिया कमीशन को पढ़ो जाके। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन में 1988 में पहले रिपोर्ट दे चुकी है।
इट नीड्स एन सीरियस कंसिडरेशन। और इस रिपोर्ट में बता रखा है कि आप तभी प्रेसिडेंट रूल लगाएं जब आपको क्लियरली लगता है कि भाई एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो अपनी सीट से हट नहीं रही कहने के बाद भी, या 6 महीने का जो टाइम है उसके बाद भी सेशन नहीं हो रहा, या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है कुछ, या कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रोसली अगेंस्ट कोई प्रोविजन हो गया, या सेंटर की बार बार वार्निंग के बाद भी स्टेट काम नहीं कर रहा है, हंग असेंबली है, गवर्नर के एफर्ट्स के बाद में भी ये नहीं निकल के आ रहा है कि कोई कोलिजन गवर्नमेंट बना लेगी क्या, तो ऐसी सिचुएशन में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने 356 का यूज किया, क्योंकि ये मामला बैठ नहीं रहा यहां पे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी हुआ था कि कोई सरकार बनी नहीं थी तो क्या करोगे, या आपने एक लेजिस्लेचर जो टाइमली डिसॉल्व हो गई उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, सेम इज द केस विद जम्मू कश्मीर, इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुआ, उसका तो स्टेटस ही चेंज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ठीक है आप 356 का यूज कर सकते हो, या कुछ ऐसी इतना ज्यादा वायलेंस हो गया कि स्टेट की मशीनरी के कंट्रोल में नहीं है, तब भी कर सकते हो। बट आपने पता कर लिया कि वहां करप्शन बहुत हो रहा है सरकार के अंदर, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे। अभी थोड़े दिन पहले ये भी खबर आई थी कि वेस्ट बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, बट इस तरह से लगेगा तो ये जुडिशियली रिव्यू होगा और बर्डन आपके ऊपर, आप प्रूफ करोगे कि आपने क्यों लगाया। पावर टू रेस्टोर द डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोमलगेशन ऑफ आर्टिकल 356 अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन निकला, मॉडिफाइड निकला, इररिलेवेंट हुआ, अननेसेसरी हुआ, तो हम गवर्नमेंट को वापस रेस्टोर कर देंगे। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर 2024 में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जैसे ही प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन करते हैं, जैसे मान लो आज प्रोक्लेमेशन हुआ, तो रूल ये है कि 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज उसको सिंपल मेजोरिटी से पास भी करें तो ही फिर वो आगे कंटिन्यू होगा। अगर 2 महीने के अंदर अंदर 1 तारीख को प्रोमलगेशन हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया, उसके 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने सिंपल मेजोरिटी से उसे पास नहीं किया तो वो रिवोक हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने अगर पास कर दिया तो फिर 6 महीने तक चलेगा, पहले दिन से 6 महीने तक, फिर ऐसे इसके 6-6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल के लिए। ठीक है, तो पावर टू रेस्टोर द डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशन निकला, चाहे इन 2 महीनों के बीच की बात हो, चाहे पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो उसको सिंपल मेजोरिटी से, उसके बाद की बात हो, कोर्ट हैज द पावर टू रेस्टोर द गवर्नमेंट। और इनफैक्ट एसआर बोमई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया, वी हैव द पावर टू रिवर्स द क्लॉक, हम क्लॉक को ही रिवर्स कर देंगे। और ऐसा हुआ भी, अरुणाचल के केस में हुआ, बिहार के केस में हुआ, उत्तराखंड के केस में हुआ। ठीक है, उसके बाद डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड। देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहला सस्पेंड और दूसरा होता है डिसॉल्व। अगर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आपने असेंबली को सस्पेंड कर दिया, एनिमेटेड सस्पेंशन में रख दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी वो एमएलए हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी अभी नहीं है, एनिमेशन में चले गए हैं, सस्पेंड हुए केवल। बट अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो फिर अलग से दोबारा इलेक्शन होंगे ही। दिस dissolved assembly cannot come into power again, come to life again, बट ये वापस जिंदा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गए, एथनिक वायलेंस हो गया बहुत ज्यादा, तो आपने प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया, असेंबली को सस्पेंड कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, तो अब क्या करेंगे, गवर्नर रूल करेंगे और पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। बट अभी सस्पेंड है, जैसे ही वो सिचुएशन नॉर्मल हुई उसके बाद हम रिवोक कर लिया तो वही जो असेंबली फिर से काम करने लगेगी। बट अगर आपने डिसॉल्व भी कर दिया और 1 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल भी हो गई तो उसके बाद इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा। तो इट मींस सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसोल्यूशन जो ऑप्शन है आपके पास, दिस कैन ओनली बी रिसोर्टेड टू आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल।
पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। और पहले होता क्या था, आज ही प्रोमलगेशन हुआ, अगले दिन डिसोल्व कर दिया। अब 2 महीने बाद पार्लियामेंट में वो पास होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, ठीक है। तो इसे एक पॉपुलर सेंस देने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बताया गया कि 2 महीने का जो गैप है, इस टाइम के अंदर केवल आप सस्पेंड कर दें इनको, बट डिसोल्व ना करें। उसके बाद सेकुलरिज्म इज द बेस, इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो ये एसआर बोमई जजमेंट था, इसमें सारी बातें हुई कर्नाटका की हुई, क्योंकि एसआर बोमई नाम ही है। उसके बाद जो मैंने बताया आपको, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी, इन स्टेट्स के अंदर जो बीजेपी जो रूल स्टेट्स हैं, जिनके आरएसएस के नाम पे ये था कि भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में पार्टिसिपेट किए, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दे वर एक्टिंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट अगर आप काम करोगे तो इट मींस यू आर वर्किंग, एक्टिंग और एक्सरसाइजिंग योर पावर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं केसेस के लिए तो बना है 356। तो ये वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या क्या डिसाइड करना है फ्लोर ऑफ द हाउस? मैंने बताया कि अगर किसी गवर्नर को, एसआर बोमई का एग्जांपल देख लो, उन्होंने कहा कि मेरे पास मेजोरिटी है, गवर्नर ने कहा कि नहीं मेरे पास तो 20 लेजिस्लेचर के सिग्नेचर होके पेपर आ चुका कि वो तेरे साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं है, आप चेक तो करो। उन्होंने कहा मैंने मान लिया, मुझे लगता है नहीं है। तो ये जो लगता है ये नहीं चलेगा। If you feel that the government do not have the majority, then you must check that majority on the floor of the house. आप असेंबली में जाके हेड काउंट करेंगे, डिवीजन वोट कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, बट फ्लोर ऑफ द हाउस पे चेक करेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में, राजभवन में बैठ के ये डिसाइड नहीं करेंगे कि असेंबली के अंदर एक पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के पास, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है। तो अब जो पहले हुआ करता था कि गवर्नर साहब ने रिपोर्ट भेज दी, प्रेसिडेंट ने मान लिया, हो गया खत्म ना, ऐसा नहीं। गवर्नर साहब को जाके चेक करना पड़ेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल मेजोरिटी है कि नहीं है। बिकॉज ये जो हमने बताया कॉजेस, इसमें से आप देखेंगे तो पहला डिफेक्शन हो गया किसी मेंबर का। तो डिफेक्शन हो गया तो चेक तो करो जाके फ्लोर के ऊपर कि कौन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चल गया, किसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। आपने खुद ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर लिया किसी के कहने पे, तो फिर वो ठीक नहीं है। ब्रेकअप द कोलिजन, कोलिजन टूट गया है, अब मेजोरिटी नहीं बची है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि किन रीजंस की वजह से ये लगता है, पब्लिक एजिटेशन लीडिंग, तो ये तो ठीक है। बट इन केसेस के अंदर आपको फ्लोर पे जाके चेक करना होगा कि मेजोरिटी किसके पास है, किसके पास नहीं है। Then only you can go for reporting the president about the situation in the state. उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा should be used only occasionally, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो वहां आप 356 का यूज करेंगे। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दैट इट विल बी ए डेड लेटर, बट जो पुंछी कमीशन है उन्होंने कहा कि ये तो डेथ लेटर बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिससे डेड लेटर बताया था कि इसे कभी यूज नहीं किया जाएगा, वो तो डेथ लेटर बन गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि इनकी तो जान निकाल ली है इस 356 ने। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये जो हाईएस्ट पोस्ट है हमारी कंट्री का, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट, वो इतनी बड़ी पोस्ट है कि वो ये साइन करने से पहले सोचेंगे एक बार कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये मोरल रेस्ट्रिक्शन उनके पास रहेगा, बट ये देखने को नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारे केसेस में प्रेजेंट रूल को इस तरह से कैप्रिशियस रीजंस और मालाफाइड रीजंस और इररिलेवेंट रीजंस, इलेजिटिमेट कारणों की वजह से इसको यूज किया गया और अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सोल्व करने के लिए यूज किया गया। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो उम्मीद थी वो एटलीस्ट 356 को लेके पार नहीं उतरी, इसका बहुत मिसयूज हुआ। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओकेजनली यूज करेंगे। आप सारे तरीके पहले लगा लो, इट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। आप जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको लगता है कि इज नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड वार्न देम। आप उन्हें वार्निंग दो कि भाई आप ऐसा काम मत करो, आपने ऐसा करना चाहिए था, नहीं तो ये हो जाएगा। आप वार्निंग दो बार बार। आपकी वार्निंग के देने के बाद, आपके डायरेक्शन के बाद भी नहीं हो रहा है,
फिर आप रिकंसिडर करो। प्रेसिडेंट को भी कहा कि जब भी आपके पास ऐसी एडवाइस आती है तो आप इसे रिकंसिडर करवाएं, जैसा कि बिहार के केस में हुआ। तो ये सिचुएशन कब कब बदली? एसआर बोमई जजमेंट के बाद। एज्यूमिंग पावर एट द सेंटर मस्ट नॉट लीड टू द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अभी जैसे मान लो इलेक्शन होने हैं और बहुत सारे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, और इन केस अगर कांग्रेस सेंटर में जीत जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की स्टेट की गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया, उन्हें आज ही डिसोल्व कर दो। क्योंकि आप सेंटर के इलेक्शन को बहुत बुरी तरह हार चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के लोगों को आप में विश्वास नहीं है। यहां पे एक टर्म आपको मैं नहीं बताता हूं, आपके एग्जाम में आ सकती है, इलेक्टोरल फेडरलिज्म। इलेक्टोरल फेडरलिज्म का क्या मतलब है? दैट सिटीजंस डू वोट फॉर डिफरेंट पार्टीज व्हेन दे आर वोटिंग फॉर स्टेट लेजिस्लेचर और द लोकसभा। आज इलेक्शन हो लोकसभा का, हो सकता है सिटीजन पार्टी ए को वोट करे। एक महीने बाद स्टेट का इलेक्शन हो सकता है सिटीजन पार्टी ए को वोट ना करे, बिकॉज उसकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, यूनिटी ऑफ द नेशन को लेके, अपनी सेल्फ गवर्नेंस को लेके, स्टेट को लेके वो कुछ और सोचता है, यूनियन को लेके वो कुछ और सोचता है, एज एन भारत इंडिया के बारे में वो कुछ और सोचता है, एक स्टेट के रेजिडेंट के बारे में होने के नाते वो कुछ और सोचता है। इसे कहते हैं इलेक्टोरल फेडरलिज्म। तो इलेक्टोरल फेडरलिज्म शुड नॉट बी बेसिस ऑफ यूज ऑफ आर्टिकल 356। तो ये सारी बातें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यहां बताई। और इसके बाद जो चेंजेस आए, चेंजेस आप देख लीजिए कि 356 का जो यूज है वो यहां से इसके बाद कम हो गया है, और जहां भी आप देखोगे कि हुआ है कुछ यूज, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लेजिटिमेट रीजंस हैं, सरकार ने प्रूव किया है कि इन कारणों की वजह से मैंने लगाया। जैसे नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 बार इसको यूज किया, पुडुचेरी में यूज हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर यूज हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को रीइंस्टेट भी कर दिया जब उनको लगा कि गलत है। उसके बाद ये J&K में आपको पता है यूज हुआ, उत्तराखंड में यूज हुआ। तो इन सब चीजों में जब भी 356 का यूज करना हो तो वो पहले सोचेंगे कि एसआर बोमई जजमेंट में जो गाइडलाइंस आई हैं, जो उसमें जो रेशियो है उसको वापस साइट किया जाएगा, और इसी प्रेसिडेंट के आधार पे अगला भी जजमेंट आने वाला है। तो ये अपने आप में एक रेस्ट्रेंट बन गया है। और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 90s के बाद में कैसे 356 का यूज है वो कम हो गया, इसके लीगल और पॉलिटिकल कारण क्या है? तो उन लीगल कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है एसआर बोमई जजमेंट। इट इज द लैंडमार्क जजमेंट बिकॉज इट चेंज द वे सेंटर एंड स्टेट रिलेशन जो पहले 1994 से पहले थे और जो देखे जाते थे, जो समझे जाते थे। अब असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर सोचते हैं कि जब ये बात स्क्रूटनाइज होगी, क्योंकि अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जब ये कोर्ट में जाएगी तो क्या होगा, कैसे प्रूव करेंगे क्या रीजन थे, इसलिए कुछ और तरीके भले लगा लो, बट 356 का मिसयूज बहुत कम हमें देखने को मिलता है बाद में। अब आपके सामने मैं रखता हूं कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़े उससे रिलेटेड। आप केवल ये सोचें, यस और नो में इसका आंसर कमेंट्स में दें, और साथ में किसी एक क्वेश्चन के लिए एक रीजन लिख दें कि सर मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं। पहला डू यू एग्री नाम से है, यस और नो है, उसके बाद में आप एटलीस्ट एक लाइन में उसका रीजन बता दें कि मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 क्वेश्चन आपके सामने। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा ही होना चाहिए that both houses of the parliament approve the proclamation issued in clause 1 of the article, a state legislative assembly cannot be dissolved। प्रोक्लेमेशन हुआ आज, 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है, तभी वो कंटिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, बट क्या यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट अंटिल बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब तक उसको अप्रूव ना कर दें तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, जैसा कि एसआर बोमई जजमेंट में बताया गया। क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए? क्यों लिखा जाना चाहिए और क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए बताएं। डू यू एग्री दैट इफ नेसेसरी
द लेजिस्लेटिव असेंबली नीड ओनली बी केप्ट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर जरूरत हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को केवल सस्पेंड करो, डिसोल्व ना करो। लेजिस्लेटिव असेंबली को एनिमेटेड सस्पेंशन में रख के उस जो सिचुएशन आपको लगती है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि ये स्टेट इन वर्किंग इन एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब भी वो नॉर्मल हो जाए उसके बाद वो जो ऑलरेडी इलेक्टेड जो एमएलएज हैं वो वापस रीइंस्टेट हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू एग्री विद द सजेशन दैट once a proclamation is issued it should not be permissible to withdraw it? एक बार प्रोमलगेशन इशू हो गया तो उसे आप विड्रॉ नहीं करेंगे और दूसरा इशू नहीं करेंगे इन द सेम इफेक्ट विद व्यू टू सर्कमवेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज 3 ऑफ द आर्टिकल 356। इसे शुद्ध भाषा में समझाऊंगा आपको। मान लो आज प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, प्रोविजन यह है कि 2 महीने में पार्लियामेंट को इसे पास करना होगा, ठीक है? 2 महीने में पार्लियामेंट को इसे पास करना होगा, नहीं तो ये रिवोक हो जाएगा अपने आप। अब ये तो इश्यू हुआ केवल 2-4 लोगों की सहमति से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट जो कहते हैं आप, उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट लगा दिया। अब जब पार्लियामेंट में जाएगा तो इट मींस इट शैल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री बिकॉज दे हैव रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। वो देखेंगे कि एक्चुअली ठीक है कि नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका क्या निकाला जाता है कि इसे आज प्रोमलगेट कर दो और जैसे ही 2 महीने हो उसको रिवोक कर दो, और रिवोक करने के अगले दिन वापस प्रोमलगेट कर दो। अब फिर 2 महीने चाहिएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इस बात का कुछ सोल्यूशन होना चाहिए? डू यू एग्री विद द सजेशन दैट वंस ए प्रोक्लेमेशन इज इशूड इट शुड नॉट बी परमिसेबल टू विथड्रॉ इट? इसको वापस नहीं ले सकते दूसरा प्रोमलगेशन वैसा ही इशू करने के लिए, क्योंकि आप बचना चाहते थे पार्लियामेंट से। ऑर्डिनेंस को याद करो, कुछ वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द सजेशन दैट वेदर द मिनिस्ट्री इन अ स्टेट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड नोवेयर एल्स? फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही जाके चेक हो कि मिनिस्ट्री के पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ये आप राजभवन में बैठ के डिसाइड ना करें। क्या आप एग्री करते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर असेंबली के ताला लगा दिया था सीएम ने, फिर एक होटल में मीटिंग हुई, वहां काउंटिंग हुई। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या पार्लियामेंट को केवल पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसी के अंदर उसका सेशन हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है? बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि पार्लियामेंट के अंदर ही सेशन होगा, कहीं और भी हो सकता है। एज द प्रेसिडेंट मे थिंक फिट एट ए टाइम एंड प्लेस। तो कहने का मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब सबके सामने, ओपन एयर पार्लियामेंट, सबके सामने डिसाइड हो कि भाई ये 200 एमएलएज की पूरी असेंबली है, आपके पास मेजोरिटी है या नहीं, हेड काउंट कर लो। Do you agree that the governor should not allow to dismiss the ministry so long as it enjoy the confidence of the house? जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है गवर्नर उसे डिसमिस नहीं करेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, कॉन्फिडेंस होने के बाद भी गवर्नर ने डिसमिस कर दिया, और एक बार डिसमिस करने के बाद अगले दिन भी अगर इलेक्शन करवा दोगे तो वो रिजल्ट नहीं आने वाला। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, डैमेज कंट्रोल हो ही नहीं सकता इसका कि वापस से वो सीएम बन जाए, उतनी सीटें उनको आ जाए, सब कुछ इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस जब तक है आप इसको डिसोल्व नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन, डू यू एग्री विद द सजेशन दैट द प्रोक्लेमेशन मस्ट कंटेन बाय ए वे ऑफ एनेक्सेशन? तो प्रोक्लेमेशन के अंदर लिखा हो, प्रोक्लेमेशन के अंदर ही लिखा हो that the circumstances and the grounds upon which the president has reached the satisfaction that a situation has arisen where the governance of the state cannot be carried out in accordance with the constitution। कि प्रोक्लेमेशन के अंदर ही डिटेल में लिखा हो कि ये सिचुएशन थी जिनकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि अब स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, इसलिए वी आर यूजिंग आर्टिकल 356। इन 6 में से किसी भी एक के आगे नंबर लगा के आप 1 2 3 ऐसे डू यू एग्री का यस और नो में आंसर करके एक लाइन में कमेंट करके बताओ कि आपको क्यों ऐसा लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसआर बोमई जजमेंट।
और एसआर बोमई जजमेंट से पहले की सिचुएशन और बाद की सिचुएशन दोनों हमने देखी। एसआर बोमई जजमेंट में क्या मेन बातें हैं ये हमने देखी। इन्होंने सरकारी कमीशन को भी मेंशन किया कि सीरियस कंसिडरेशन उनकी चाहिए। सरकारी कमीशन के बाद वेंकटेचेलिया कमीशन है, जिसे आप कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पुंछी कमीशन है। ये सब कमीशंस ने भी ये बताया कि आर्टिकल 356 का जो यूज है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, इवन 2/3 केसेस के अंदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ, और इसके मिसयूज को कम करने के लिए एसआर बोमई जजमेंट की गाइडलाइंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे भी कोर्ट्स इन चीजों को ध्यान में रखते ही भी जजमेंट दे। सो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।